नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की टॉपिक क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर के जो अंतर्गत है इसमें है क्लाइमेट एलिमेंट एज फैक्टर ऑफ क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, जो क्लाइमेट एलिमेंट है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, जो क्रॉप के ग्रोथ में, हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप है उससे ग्रोथ में क्या प्रभाव डालता है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे जी, जो फसल के वृद्धि पर हमारा जो जलवायु प्रभाव है, क्लाइमेटिक जो फैक्टर है वह क्या प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट करता है। इसके अलावा हम साथ में एक और टॉपिक को देखेंगे इसके जस्ट आगे का, जिसका नाम है देखिए, इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट इन क्रॉपिंग पैटर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसमें क्या चेंज हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस पर क्या पैटर्न हो रहा है, कौन सा जो पैटर्न आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि क्लाइमेटिक जो फैक्टर है उसके बारे में। ठीक है, साथियों एक बात और है कि ये हमारा एग्रीकल्चर का दूसरा या तीसरा क्लास है। तो आपको क्या है, जितने भी जो क्लासेस है अब क्या है, डेली क्लासेस होगा। ठीक है, लगभग आपको 2 से 3 बजे तक डेली एग्रीकल्चर की लेक्चर मिल जाएगा। सुबह के टाइम में फॉरेस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, सुबह के टाइम में आपको क्या बोलते हैं, अब से डेली, क्योंकि फॉरेस्ट्री को मैं दोपहर में डालता था उसे आप सुबह डाला करूंगा। ठीक है, सुबह आपको 9 बजे तक आपको फॉरेस्ट्री की जो लेक्चर है मिल जाएगा। दोपहर के टाइम में 3 बजे तक लगभग आपको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर की लेक्चर मिल जाएगा। और रात में आपको 9 बजे आसपास तक बायो की लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो कमर कस करके साथियों भिड़ जाइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कोई चीज को करना तो कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। बस आप में हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि आप करना चाहते हैं और वाकई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे बने रहें। और जो भी आपको मटेरियल मिलते जा रहा है बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ें। आपको मटेरियल के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी चीज़ें हैं तो आप लेक्चर को पूरा देखें और उसके बाद में नोट्स बनाते चलें सब चीज़ को, है ना, तब से आप जा करके अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए हम आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर में फसल क्या प्रयोग है। देखिए, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म मीन ऑफ डेली वेदर कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड बाय टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, वाइंड। ठीक है, हमारा जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है यह क्या है, डेली के हमारा जो वेदर है, हमारा जो जलवायु है, ठीक है, उसी का जो एक्सप्रेशन, इसमें क्या क्या शामिल है जी, टेम्परेचर, तापमान, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेशर जिसे दाब बोलते हैं, और हवाएं। ठीक है, इसके अलावा आता है एक और चीज है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, सूर्य का प्रकाश। ये सब क्या है, हमारा प्रमुख क्लाइमेटिक फैक्टर है जो क्रॉप के ग्रोथ में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखें, यहाँ पर देखेंगे जो स्पेसिफिक जो ग्रोथ जो फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उस पर हम देखेंगे। तो इकोलॉजिकल जो फैक्टर है, थोड़ा सा हम क्लाइमेटिक फैक्टर को जानने से पहले इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इकोलॉजिकल फैक्टर में पहला फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, और क्लाइमेटिक फैक्टर हमारा जो डेली जो वेदर है, वेदर से जो रिलेटेड जो फैक्टर है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, तो इस क्लाइमेटिक फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो किसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहता है, हमारा जो क्लाइमेटिक फैक्टर है ये किससे रहता है, रिलेटेड टू सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन इन द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इन द वाइंड। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीजों को यहाँ डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है जी, हमारा सूर्य के प्रकाश, ठीक है, उसके अलावा तापमान, ठीक है, दाब और हवा। इसके अलावा इसमें और जोड़ते हैं तो नमी। तो नमी क्या रहता है, टेम्परेचर, और जो प्रेसिपिटेशन है, पानी है, उसका क्या है, रिलेटेड, मिला जुला फैक्टर है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे इसी में इनएपेक्ट फैक्टर। तो जितने भी जो सोइल से संबंधित जो फैक्टर है, ठीक है, मृदा से संबंधित जो चीजें आएगा,
ये हमारा क्या है, इडेफेक्ट फैक्टर है। ठीक है, जो सोइल रिलेटेड जो फैक्टर है उसी को हम क्या बोलेंगे, इडेफेक्ट फैक्टर या मृदीय कारक के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट इसी में है टोपोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, टोपोग्राफिक फैक्टर यह हमारे मृदा के ढलान संबंधित जो चीजें हैं, ठीक है, स्लोप और एल्टीट्यूड से संबंधित हमारे मृदा का जो बाह्य जो कंस्ट्रक्शन है वह कैसा है, उसके हिसाब से जो फैक्टर जो इफेक्ट करता है, कहीं पर ढलान है, ऊंचा है, खाई है, किस प्रकार का जो टोपोग्राफिक है, जियोग्राफी है, उसके आधार पर जो क्रॉप इफेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिक बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर का नाम जानते हैं या बायोटिक फैक्टर के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो इस फैक्टर में जितने भी जो ऑल एनिमल और प्लांट, जितने भी जो लिविंग है, लिविंग थिंग्स है, उससे जो संबंधित फैक्टर है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर कहते हैं। इसके अलावा आता है पायरेहिक फैक्टर कॉन्सर्न विद द फायर हैजार्ड्स। जो पायरेहिक जो फैक्टर है जिसके वजह से क्या होता है, जब आग लग जाएगा या क्या होता है जी, इसके अलावा अन्य जो हानिकारक जो हानि पहुंचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पायरेहिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आता है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। ठीक है, तो इतना ये क्या है, हमारा इकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है, जिसमें से हमारा मुख्यतः जो टॉपिक है वह है क्लाइमेटिक फैक्टर। हम आज के टॉपिक में फोकस करके क्लाइमेटिक फैक्टर में पढ़ेंगे। तो बाकी सब्जेक्ट को अगर हम इकोलॉजी जब इन्वायरमेंट जब पढ़ेंगे उस टाइम में आपको इधर को डील करेंगे। तो इस सिलेबस में हम चलेंगे, सिलेबस से ही चलेंगे और सिलेबस से चलेंगे तब जाके हमारा सॉल्व होगा। तो पहले हम सबसे पहले आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर में, और इस फैक्टर को बताने का वजह यही है, आपको चूज करके इसमें रखना है, क्योंकि यहाँ पर पूछ देंगे क्वेश्चन में विच ऑफ द नेवर क्लाइमेटिक फैक्टर, इनमें से कौन मतलब क्लाइमेट फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर नीचे पूछ दे रहेगा बायोटिक ये करके, फिर ये सब का नाम दे दी रहेगा, तो आपको उसमें पहचानना है कि कौन क्लाइमेटिक फैक्टर है कौन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम और देखते हैं, तो आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द यील्ड ऑफ क्रॉप आर। ठीक है, हमारा जो महत्वपूर्ण जो क्लाइमेटिक फैक्टर है जो प्लांट के वृद्धि और परिवर्धन में, ठीक, इसके अलावा इसका उत्पादन पर यील्ड को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इन्हें जो प्रमुख जो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है, जिसमें से पहला है सोलर रेडिएशन। ठीक है, सोलर रेडिएशन या प्रकाश। ठीक है, और प्रकाश किसका जी, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, दूसरा चीज है प्रेसिपिटेशन, वर्षा। इसी में तीसरा चीज है टेम्परेचर, ताप। और नेक्स्ट हम मुख्यतः जो पढ़ेंगे यह है वायु। ठीक है, हम इस चार फैक्टर पर फोकस करेंगे। वैसे तो पढ़ने के लिए हम इसमें और पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, याद रखना। ठीक है, तो ये सब क्या है, पूरा क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम इसे इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर और जो रेनफॉल होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, तो उस टाइम में ह्यूमिडिटी क्या बनना है। ठीक है, प्रेशर क्या है, ये हवा से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों को हम मोस्टली जो मेन जो हमारा फैक्टर है, इन फैक्टर पर हम क्या करेंगे, फोकस करके पढ़ेंगे। तो पहला आते हैं हम, चलिए सोलर रेडिएशन पर। ठीक है जी, कहाँ पर आते हैं, सोलर रेडिएशन या सूर्य की प्रकाश से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साथियों हम आपको ऐसे चीजें यहाँ पर जानकारी जो प्रोवाइड करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, और ये जो मैं बताऊंगा आपको कहीं और नहीं बताया जाएगा। कोई भी कोचिंग में आपको ये चीजें नहीं मिलेगा। सोलर रेडिएशन, ठीक है, तो सोलर रेडिएशन क्या है, यह हमारा एनर्जी का, ठीक है, याद रहे आपको, यह क्या है, सनलाइट। हमारा ये जो सनलाइट है यही क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, या
प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो हमारे जितने भी जो क्रॉप है उसकी वृद्धि के परिवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम बिना सोलर रेडिएशन के इस पृथ्वी पर कोई भी लिविंग थिंग का कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। तो सोलर रेडिएशन है, यह क्या है जी, प्राइमरी जो प्राइम सोर्स है वह है। इसके अलावा ये इसका जो रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखिए ये चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, बीज के अंकुरण के लिए क्या चाहिए, सोलर रेडिएशन चाहिए। बिना सोलर रेडिएशन का सीड जर्मिनेशन भी नहीं हो सकता। दूसरा चीज है लीफ एक्सपेंशन, ठीक है। इसी में तीसरा चीज है ग्रोथ ऑफ रूट, ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है। तो ये जो मेजर तुझे है आपका सोलर रेडिएशन के बिना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सोलर रेडिएशन के बिना हम क्या है परिकल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ देगा कि सोलर रेडिएशन क्या क्या चीज़ के लिए जरूरी है कि नहीं है करके, तो आपको इस थिंग मन जो चीज़ें आ रहा है इसको नोट करके रखना है। नेक्स्ट आता है फ्रूटिंग, नेक्स्ट है आपका फ्रूटिंग। इसके अलावा आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो अन्य चीजें हैं क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। हम आगे चल करके इसी को डिटेल में देखेंगे, इतना जो फैक्टर है इसी फैक्टर को, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा जो मोस्ट जो इफेक्टिव रहता है क्रॉप के लिए, ठीक है, ये तो हमारा जो लाइट है सोलर रेडिएशन है। और ये जो हमारा क्रॉप की अगर हम देखेंगे तो हमारे जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए जो रेडिएशन रेंज रहता है यह रहता है, इस रेंज की हम बात करेंगे 380 टू 700 तक, और इसी को हम कहते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। इसी लाइट पर हमारे जो क्रॉप है वह सरवाइव रहता है, ठीक है। इसी रेंज को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। ये क्या है, एनएम में है, याद रखिएगा, ठीक है। इतनी ही जो वेवलेंथ के जो प्रकाश है, ठीक है, कितना 380 से 700 एनएम तक के जो वेवलेंथ का प्रकाश है वह क्या है, विजिबल लाइट। यही विजिबल लाइट हमारे लाइफ के लिए जरूरी होता है, ठीक है, हमारे क्रॉप के लिए जरूरी होता है। इसी रेंज के बीच में क्रॉप क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बारी आता है इसी में, देखिए जो सोलर रेडिएशन है इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रहता है क्रॉप के लिए वह रहता है अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन, ठीक है। ये तो क्रॉप के जो लाइफ के लिए जो मेन जो रेंज है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेंगे अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन, ठीक है। तो हम अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा रेडिएशन का क्लास को बता दूं कि किस किस जो रेंज को क्या क्या रेडिएशन कहते हैं। ये आपका इन्वायरमेंट में भी काम आएगा और ये रेडिएशन आप याद कर लीजिएगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये चीज़ें, है ना। यूवी रेडिएशन, मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ, यहाँ लिखवा देते हैं, चलिए, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिएगा, है ना। बिलो 280 nm, इसे हम कहते हैं यूवी सी रेडिएंट, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, यूवी सी रेडिएशन, यूवी सी रेडिएशन, ठीक
ठीक है, ये क्या है, यूवी सी क्लास, ठीक है, सी रेडिएशन है। इसके अलावा आता है 280 से 320 nm, और इसे हम बोलते हैं यूवी बी रेडिएशन, यूवी बी रेडिएशन। और एक आता है यूवी ए रेडिएशन, इसे हम क्लासिफाई करते हैं 320 से 390, 320 से 390, और इसी को हम बोलते हैं यूवी ए रेडिएशन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का जो अल्ट्रावायलेट जो लाइट है, ठीक है, जिसमें का जो टाइप बी वाले रेडिएशन है, ये बहुत ही उपयोगी रहता, बहुत ही इसका महत्व रहता है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज हम देख लेते हैं जो कॉटन सीडलिंग है। ठीक है, कॉटन सीडलिंग है, when exposed to UVB radiation, showed bronzing of cotyledon। ठीक है, showed bronzing of cotyledon। ठीक है, ये यूवीबी रेडिएशन का कमाल है। ठीक है, इसके अलावा ये जो यूवीबी रेडिएशन रहता है यह प्लांट हाइट, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यूवी रेडिएशन, ये रेडिएशन क्या करता है, प्लांट हाइट, ड्राई वेट, प्लांट हाइट, ड्राई वेट, इसके अलावा फ्रेट वेस, ये सबको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, कौन कौन सा क्रॉप का रिड्यूस करता है जी, सोयाबीन, ग्राउंड नट, एंडमाइज। ठीक है, कौन कौन सा क्रॉप है, इन सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड माइज। ठीक है, ये जो तीनों क्रॉप है इसका जो प्लांट हाइट, ड्राई वेट और फ्रेश वेट को रिड्यूस कर देता है कौन, यूवीबी रेडिएशन। ठीक है, इनके लिए यहाँ पर से घातक इफेक्ट करता है। इसके अलावा भी हम यहाँ पर देखेंगे जो C3 प्लांट है, ठीक है, C3 प्लांट, यहाँ पर ये जो पॉइंट है उनको याद रखिएगा, C3 प्लांट का। ठीक है, इसके साथ भी किस क्या कर देता है जी, यहाँ पर C3 प्लांट का भी जो रिएक्शन क्या है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, किसके, C4 के कंपेयर। ठीक है, यहाँ पर भी इफेक्ट छोड़ता है। इसके अलावा हम और देखेंगे इसका जो और पॉइंट है छोटा छोटा। ठीक है, हील रिएक्शन जिसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्लांट का जो हील रिएक्शन को भी प्रभावित करता है। हील रिएक्शन, एक्टिविटी वाज रिड्यूस्ड, एक्टिविटी वाज रिड्यूस्ड it in oat and soybean, in oat and soybean। ठीक है, ये प्लांट में जो हील रिएक्शन है, प्रकाश अभिक्रिया है, उसको भी रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो एंजाइम रिएक्शन है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम यूवी रेडिएशन को, है ना,
यूवी रेडिएशन को कितना जी 72 आवर्स कंटिन्यू देंगे ना, तो अगर 72 आवर तक अगर हम कंटिन्यू देंगे तो क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन का जो रहता है वह क्या हो जाता है, डिस्टरप्टेड हो जाता है, डिसरप्टेड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है यूवी रेडिएशन को कंटिन्यू 72 आवर अगर दिया जाए तो। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यह जो आरयूबीपी एंजाइम रहता है, ठीक है, राइबोलोज बिसफास्फेट जो एंजाइम है उसको भी क्या कर देता है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। आरयूबीपी एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये सारा जो इफेक्ट है ये आता है किसमें, सोलर रेडिएशन में। ये सारा चीजें क्रॉप के साथ में होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, चीजों को ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ लेते हो और चीजों को नहीं जानते हो, अंदर से क्वेश्चन पूछता है तो फिर आपको लगता है तो हमारे एग्रीकल्चर का है ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यह इसी के अंदर का टॉपिक है, यह इतना सारा एक्टिविटी होता है। ठीक है, और ज़्यादा इससे तो और डिटेल भी जाया जा सकता है, लेकिन और डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस क्या है हमारा और ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन प्लांट, इफेक्ट ऑन रेडिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, प्लांट में हम रेडिएशन के प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे, प्रभाव को देखेंगे, रेडिएशन का क्या क्या जो प्रभाव है। तो पहला आता है फोटो एनर्जेटिक इफेक्ट, पहला आता है फोटो एनर्जेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो एनर्जेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है जी, इसमें जितने भी जो हमारा जो लाइट है, ठीक है, इसमें फिर हम उसी रेंज की बात करेंगे। हमारा जो मेन जो लाइट है, ठीक है, इकोलॉजिकल कंसंट्रेशन से ये जो हम रेंज बताए थे स्टार्टिंग में, वो इसके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन जो इकोलॉजिकल कंसंट्रेशन के हिसाब से 400 से 700 nm तक के विजिबल लाइट इसके लिए क्या रहता है, उपयोगी रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हम पाते हैं तो रेड लाइट, ठीक है, एंड ब्लू लाइट। ठीक, ये दोनों लाइट ज़्यादा क्या है, इफिशियंसी रहता है। ठीक है, इसके अलावा आता है फोटो सैब्रोजेनेटिक इफेक्ट, फोटो सैब्रोजेनिक इफेक्ट। दूसरा आता है फोटो सैब्रोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर में छोटा छोटा चीज़ें आता है, इसे हम बोलते हैं फोटो स्टिमुलेशन। इसी के अंतर्गत आता है फोटो स्टिमुलेशन। ठीक है, यह क्लोरोफिल पिगमेंट के निर्माण से है। दूसरा चीज इसी में आता है जिसे हम क्या बोलते हैं जी, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और इसके अलावा आता है फोटोपेरिडिज्म। ये सब क्या है, इफेक्ट जो सोलर रेडिएशन से देखने को मिलता है। हम इसी में अब आते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, वर्षा के बारे में देखते हैं। दूसरा जो प्रभाव हम देखेंगे वर्षा, प्रेसिपिटेशन। तो वर्षा का क्या क्या प्रभाव है उसको हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो दूसरा आता है इसी में प्रेसिपिटेशन।
ठीक है, वर्षा। तो वर्षा के बारे में हम देखते हैं कि हमारा जो देखिए जो इंडियन जो क्लाइमेट है, यहाँ पर वर्षा की जो अलग अलग क्षेत्र में भिन्न भिन्न है, उसी के हिसाब से हमारे देश में जो क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन यह महत्वपूर्ण इफेक्ट है। अगर देखा जाए तो यह क्रॉप के ग्रोथ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है। और यह पूरी तरीके से हमारा जो क्लाइमेट में हम देखें तो हमारा जो भी क्रॉप है यह इसी पर डिपेंड रहता है। और एक जीता जागता उदाहरण अभी देख सकते हैं, अभी जो बारिश का समय आ रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो अभी क्या चल रहा है, धान का बुआई चल रहा है। ठीक है, तो ये अगर ये प्रेसिपिटेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्रॉप खत्म हो जाएगा। ठीक है, कम हुआ तो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन जो है, वर्षा है, यह महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक जो फैक्टर है जो हमारे क्रॉप को डिसाइड करता है। तो हम चलो थोड़ा सा देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन का क्या क्या जो वर्जन है। ठीक है, जो हमारे क्रॉप को इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा पृथ्वी का अगर हम देखें तो इसी से वाटर साइकिल से ही हमारा क्या रहता है, जो वाटर है वह क्या रिसाइकलिंग होता है। वैसे तो हमारा पृथ्वी पूरा 71% जो वाटर है। ठीक है, और इसमें का मात्र 1% पीने का पानी है, और उसी 1% में का 70% भाग खेती में खर्च होता है। ठीक है, कितना परसेंट वाटर है, 71%। ठीक है, इतने वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, हमारा पृथ्वी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि जो वर्षा है, ठीक है, इस वर्षा में हम देखेंगे फॉर्म ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के क्या क्या जो फॉर्म है, तो इसमें जो पहला फॉर्म आता है रैन। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी में छोटे छोटे ड्रॉपलेट के रूप में गिरता है। सामान्यतः जो वर्षा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैन बोलते हैं। ठीक है, और यही क्या रहता है, ये रैन ही हमारा क्या रहता है, मेन सोर्स ऑफ वाटर रहता है। इन टेरिस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, हमारा जो टेरिस्ट्रियल प्लांट है उसके लिए मेन सोर्स रहता है, क्योंकि जब वर्षा नहीं होगा तो टेरिस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, कब खत्म हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, बिना वर्षा के, क्योंकि संभव ही नहीं है टेरिस्ट्रियल प्लांट कहीं पर से ग्रो करे। ठीक है, तो जितने भी जो स्थलीय जो पौधे हैं उसके लिए मेन स्रोत है, चाहे वह जंगल की पौधे हो, चाहे वह हमारा खेत का क्रॉप क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि हम जो आधुनिक व्यवस्था भी कर पाए हैं पानी के लिए, ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह से भी, तब भी हमारा अभी भी जो मेन जो प्राकृतिक जो स्रोत है वह क्या है, रेन ही है हमारे जो क्रॉप के लिए। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट आता है हाइल। ठीक है, तो हाइल की बात करते हैं तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, अगर हम इसके देखें तो ये क्या है जी, स्पेशल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यह स्पेशल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है जो क्या होता है समर सेशन में। ठीक है, कब होता है, समर सेशन में। ये साल बहुत ही हुआ है ना। स्मॉल पीसेस ऑफ आइस के रूप में होता है। ठीक है, छोटे छोटे जो बर्फ गिरता है उसी को हम हेल या क्या बोलते हैं, इसी को ओला के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, अधिकांश जो फसल को क्या करता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, फसल को भारी नुकसान होता है। ठीक है, जैसे प्याज, आलू, टमाटर, जो सामान्य जो फसल लगे रहता है, क्रॉप लगे रहता है, उसे ये महत्वपूर्ण क्या करता है, प्रभाव करता है, नुकसान करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्परेरी डैमेज ऑफ एरियल पार्ट। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, हमारा जो प्लांट है उसके एरियल पार्ट को पूरा डैमेज कर देता है टेम्परेरी रूप से।
ठीक है, क्योंकि प्लांट में जैसे ही इसका जो गिरता है, बर्फ गिरता है, तो उससे क्या होता है, जो एरियल पार्ट है वो खत्म हो जाता है। इसी में तीसरा जो पॉइंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, स्लिट। तो स्लिट क्या होता है, स्लिट को हम बोलते हैं फ्रोजन पार्सली फ्रोजन रेन इज कॉल्ड स्ट्रीम। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, जो पार्सली जो फ्रोजन के रूप में गिरता है। ठीक है, देखना कि थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का गिरते रहता है और आ करके जम जाता है। ठीक है, ऐसे जो स्लीट जो गिरता है वह जो ठंडे इलाका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, छोटे छोटे, क्योंकि पार्सली जो फ्रोजन पार्ट गिरता है यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है, पार्सली फ्रोजन रेन। ठीक है, ये जो ठंडे इलाका में इस प्रकार का जो स्लीट जो देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद में आता है फॉग इन द मोइस्ट। अच्छा, एक चीज मैं भूल जा रहा हूँ, इसमें देखिए जो स्लीट है यह प्लांट को भारी नुकसान पहुंच जाता है, क्योंकि जब स्लीट के जब गिरता है तो प्लांट का जितने भी जो पार्ट है, एक्चुअल में जो स्टेम है, लीफ है, वो पूरा जम जाता है। ठीक है, तो इसमें भारी नुकसान होता है स्लीट जो बारिश होता है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे जो फॉग एंड मोइस्ट, जो नमी रहता है, जो फुहार रहता है, यहाँ पर जो फॉग बनता है धुंधला, इससे भी फसल को क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन कंपेयर देन स्लीट ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है डेव। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो ओस है। ठीक है, जो शीत जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो रात के टाइम में ये जो वर्षा होता है, यह हमारी जो फसल है, फसल के लिए खास करके जो शीत वाले जो फसल है उसके लिए महत्वपूर्ण रहता है। और ये सारे जो फैक्टर है, हमारा जो प्रेसिपिटेशन है, हमारे फसल को मिलजुल करके प्रभावित करता है। हम नेक्स्ट आएंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है जी, टेम्परेचर, तापमान। साथियों, जितनी भी जो जानकारी है इसे आप अच्छा से नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये सारा चीजें आपको हर जगह नोट करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे तापमान की बात करते हैं। तो तापमान हमारे प्लांट के लिए, क्रॉप प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम रेंज हम देखेंगे, जो सर्वाइवल जो रेंज है 0 to 50 डिग्री तक के जो टेम्परेचर है, ये क्रॉप प्लांट के लिए सूटेबल रहता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे अलग अलग जो प्लांट की अलग अलग टेम्परेचर में क्या रहता है, जो क्रॉप है वह क्या रहता है, सर्वाइव रहता है। तो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर का एक, हालांकि टेम्परेचर का तो चार्ट मैं पहले और बनवा दिया था पिछले जो क्लासेस है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पास एक बार और बता देता हूँ। सीरियल्स, और इधर हम लिखेंगे ट्रेडिशनल टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के क्रॉप देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम, यहाँ पर ऑप्टिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, तो पहला जो हम क्रॉप देखेंगे सीरियल्स। सीरियल्स में हम देखेंगे कूल सेशन सीरियल्स। तो कूल सेशन सीरियल का मिनिमम जो टेम्परेचर है 0 to 15। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 26 to 30, और
मैक्सिमम है 31 to 37। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। कुल सेशन जो सीरियल्स का आपको मैं एग्जांपल बता दूं यहाँ पास। एग्जांपल में आप नोट कर सकते हैं वीट, बार्ली और ओट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। हम दूसरा जो आएंगे इसी में, दूसरा है हमारा वार्म सेशन सीरियल्स। ठीक है, तो वार्म सेशन जो सीरियल्स का हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, ये बिल्कुल आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर पूछ देंगे कि कौन सेशन सीरियल्स है, यहाँ पर आपको नाम लिखा रहेंगे बिल्कुल, वीट, बार्ली, पैडी ऐसा करके लिख दे रहेंगे। ठीक है, धान, गेहूँ, मूंगफली कौन है करके, तो आपको वहाँ पर से पहचानना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को बिल्कुल रट लीजिए, है ना, और समझ लीजिए। इसमें आता है देखिए राइस, माइज और शुगर, सोरगम। ठीक है, तो राइस, माइज और सरगम क्या है, वार्म सेशन सीरियल है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है मिनिमम जो चाहिए 15 to 18 चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए 31 to 37। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम है 44 to 50। तो ये जो टेम्परेचर है इसे याद रखिएगा, हमारा जो क्रॉप के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। और इस एग्जाम्पल को, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन कूल सेशन है, कौन वार्म सेशन है। ठीक है, तो ह्यूमिड वाले में, वार्म वाले टाइम में किस क्रॉप को उगाया जाता है, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम टेम्परेचर के जो इफेक्ट हम देखेंगे, तो मेन चीज है आपका, क्योंकि देखिए जो प्लांट है, तो प्लांट के अंदर में क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो पहला आता है इफेक्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है, अंडर द सेल प्रोसेसेस, अंडर ठीक है, सेलुलर प्रोसेसेस या जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, वहाँ पर क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को टेम्परेचर इफेक्ट करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर है, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे, यह टेम्परेचर एंजाइम की जो सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। प्लांट सेल, यहाँ पर कौन कौन सा गैसेस है जी, यहाँ पर जो गैसेस है इसमें आता है O2 एंड CO2। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी गैसेस है यह भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर महत्वपूर्ण रूप से इससे क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, एबिलिटी ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन, एबिलिटी ऑफ मिनरल। ठीक है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, जो मैं हिंदी बोलता हूँ उसके हिंदी वाले लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये टेम्परेचर प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो और फैक्टर है, लास्ट जो फैक्टर है, हम आते हैं वाइंड में। ठीक है, हवा में आते हैं।
लास्ट फैक्टर है वाइंड। तो वाइंड के बारे में देखिए, यह क्या करता है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट को इफेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है जी, इफेक्ट ऑन फिजियोलॉजिकल ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, प्रभावित करता है। जितनी भी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसे भी क्या करता है, वाइंड क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें देख सकते हैं हम कुछ को, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर भी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारा वाइंड। इसके अलावा दूसरा चीज है डिपेंड ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, डिपेंड ह्यूमिडिटी ऑन एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी बनेगा, यहाँ पर जो मैं चर्चा किया था उसको भी ये वाइंड पर, हवा पर डिपेंड करेगा। अगर हवा तेज चलेगा, अच्छा रहेगा, तो उस टाइम में जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है, यह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी प्लांट का जो ट्रांसपायरेशन है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, सारा जो प्रोसेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो प्लांट है वह क्या हो जाएगा जी, गिर जाता है। ठीक है, जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रॉप्स और फल ऑन द फील्ड। ठीक है, तो फील्ड में क्या होता है, जो क्रॉप है वह क्या होता है, गिर जाता है। और उदाहरण के रूप में हम देखें तो आपका आता है राइस, वीट। ठीक है, आप लोग देखे होंगे स्पेशल रूप से राइस और जो वीट है। ठीक है, इसके अलावा भी और जो अन्य फसल है, ज़्यादा जब हवा चलता है तो आप लोग देखे होंगे फसल पूरा क्या होता है, गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो हर फैक्टर का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट और कुछ निगेटिव इफेक्ट आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे इस फैक्टर में। साथियों, हम देखेंगे इसका महत्वपूर्ण एमसीक्यू को, फसलों की वृद्धि, जलवायु, मूल तत्व प्रभाव वाला। तो पहला क्वेश्चन है क्लाइमेटिक फैक्टर इज। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर इज में देखिए यहाँ पास जो क्वेश्चन बनेगा वहां पास, तो देखिए रिलेटेड टू सॉइल कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू एरियल इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू सॉइल सरफेस, बिहेवियर ऑफ अर्थ, ऑल द एबव। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू एरियल इन्वायरमेंट। ठीक है, कौन हो जाएगा जी, रिलेटेड टू एरियल इन्वायरमेंट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि हम शुरू में पढ़े हैं कि जो एरियल इन्वायरमेंट से जो संबंधित है हमारी वेदर, क्योंकि हमारे एयर यहाँ पर इसमें क्या होता है, वर्षा होगा, सारा चीजें होगा, तो यह से क्या है, रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है विच फैक्टर आर एक्सप्रेसेड डेली वेदर कंडीशन। तो डेली वेदर कंडीशन में कौन सा एक्सप्रेस होता है, तो इसमें देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, इडेपिक फैक्टर और नॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर। यही हमारा डेली वेदर पर क्या रहता है, डिपेंड एक्सप्रेस होता है। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर ही डेली वेदर के रूप में एक्सप्रेस होता है। हम देखेंगे सोलर रेडिएशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड अंडर द फॉलोइंग फैक्टर। तो सोलर रेडिएशन है, सूर्य के प्रकाश है, किस फैक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इडापिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर और केमिकल फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। तो सोलर रेडिएशन आता है मोस्टली हमारे किस में आता है, क्लाइमेटिक फैक्टर का पहला पॉइंट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर। हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे इन विच फैक्टर केसेस आर रेडिएशन ऑफ फ्रेश रिडक्शन ऑफ
फ्रेश वेट इन ड्राई वेट ऑफ प्लांट लाइक सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन प्लांट है, ठीक है, उसका जो फ्रेश वेट और ड्राई वेट के में जो रिडक्शंस होता है उसके लिए कौन सा जो फैक्टर है इसके कारण है या जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट, एक्सरे लाइट और ब्लू लाइट। ठीक है, तो सही जवाब इससे क्या हो जाएगा, यूवी रेडिएशन इसका सही जवाब है। यूवी रेडिएशन अफेक्ट करता है प्लांट का जो फ्रेश वेट है, हाइट है और इसका क्या बोलेंगे जी ड्राई वेट है उसे रिडक्स करता है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन से जो प्लांट का जो वेट है वो क्या होता है, कम हो जाता है। हम नेक्स्ट आते हैं फोटो स्टिमुलेशन आर। ठीक है, तो फोटो स्टिमुलेशन आर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम प्रिकर्सर, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन और नॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन फ्रॉम क्लोरोफिल प्रिकर्सन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो स्टिमुलेशन बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश के ही स्टिमुलेशन होकर क्या बनता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। बिना प्रकाश के इसका निर्माण नहीं होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में प्रकाश से भोजन बनता है। तो स्टिमुलेशन हम सही जवाब किसको लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल प्रिकर्सर को लेंगे। फिर आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, देखिए हिल जो समर समय में गिरता है, क्या ये है, क्या स्लीट है, क्या रेन है या ग्राउंड वाटर। तो इसका जो मेन सोर्स क्या हो जाएगा, रेन ही। जो बारिश है, बारिश जो होता है, वर्षा होता है, ये क्या है, हमारा जो टेरेस्ट्रियल जो वाटर है वो क्या उसके लिए मेन सोर्स की तरह कार्य करता है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी डैमेज ऑफ एरियर पार्ट ऑफ द प्लांटर। ठीक है, तो एरियर प्लांट को जो पार्ट है प्लांट की उसको डैमेज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हम देखेंगे हेल है ना, स्लीट, लाइट इन अ डेव। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, हेल। ये जो समर के टाइम में जो हेल आता है यही क्या करता है, जो छोटा छोटा ओलावृष्टि होता है यही क्या करता है, एरियल पार्ट को डैमेज करता है। जबकि स्लीट में बुरी तरह से डैमेज होता है और लाइट कोई प्रकार का डैमेज नहीं करता है और डेव भी नहीं करता कोई प्रकार डैमेज। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, हेल। दूसरा है डैमेज स्पेशली केस ऑन द टेंडर क्रॉप। तो जो टेंडर क्रॉप को, ठीक है, जो कौन करता है, डैमेज करता है। तो इसमें देखिए रेन, स्लीट, नॉन और ए एंड बी। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, स्लीट। ठीक है, स्लीट ही जो स्पेशली जो टेंडर क्रॉप को क्या करता है, बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कूल सेशन सीरियल्स क्रॉप अप। जो मैं बोल रहा था, देखिए वीट, राइस, माइज और नॉन। ठीक है, तो इनमें जो कूल सेशन वाले जो क्रॉप है, तो इसमें कूल सेशन क्रॉप हो जाएगा वीट। ठीक है, क्योंकि राइस और माइज है वो वार्म सेशन क्रॉप है। तो हम आते हैं 10 में, वार्म सेशन सीरियल्स आर। ठीक है, देखिए राइस, माइज, ए एंड बी और नॉन। ठीक है, आपको जब भी इस प्रकार के जो ऑप्शन रहेगा पूरा ऑप्शन को देखना है, एकदम से टिक नहीं मारना है। तो इसका राइस और माइज दोनों सही है, तो आपको उत्तर हो जाएगा सी, है ना, ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, एबिलिटी ऑफ द मिनरल एब्जॉर्प्शन इन डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन किस पे जो डिपेंड रहता है, तो यहाँ पर देखिए रेनफॉल, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन और नॉन। ठीक है, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन देखिए प्लांट में अगर वहाँ पर जो मिनरल्स है, पानी पर्याप्त था तो रेनफॉल होगा तो भी, नहीं होगा तो भी होगा। लेकिन टेम्परेचर महत्वपूर्ण इफेक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा जी, टेम्परेचर। ठीक है, सोलर रेडिएशन तो है जी नहीं और ये भी नहीं है। हम नेक्स्ट आते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेसेस आर। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर देखिए एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट के जो सेल में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है वह है। दूसरा चीज बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 एंड CO2 ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तीसरा है ट्रांसपायरेशन और डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ट्रांसपायरेशन के लिए भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है, कम होता है तो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक निश्चित जो टेम्परेचर बढ़ते तक क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ता है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होता है, कम होते जाता है। तो टेम्परेचर पूरा रेगुलेट करता है, इसका सॉल्युबिलिटी को भी
डिपेंड करता है। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है देखिए, डिपेंडेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑन, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है। देखिए टेम्परेचर, वाइंड, ये इन बोथ और नॉन, ठीक है। तो इसमें देखिए टेम्परेचर जो ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है वह टेम्परेचर और वाइंड, ठीक है, हवा और जो तापमान है, ठीक है, यह क्या करता है महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए जो फैक्टर की अगर हम बात करें तो मोस्ट इसका जो रिलेटेड जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ जो वाइंड है, यह क्या होगा ह्यूमिडिटी इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिलेटेड आंसर कौन हो जाएगा, वाइंड इसका रिलेटेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस क्या है पूछे जाएंगे, ठीक है। और सॉरी एक सेकेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा बोथ, ठीक है। तापमान पर भी जो उमस है, ह्यूमिडिटी है, वह डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी भी क्या होता है बढ़ता है। क्योंकि ज़्यादा तापमान रहेगा तो नीचे का जो है वो वेबरेशन होकर के एटमॉस्फेरिक जो लेवल पर आता है और ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। और हवा जब स्थिर रहता है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, हवा चलता है तो ह्यूमिडिटी कम होता है। तो इसमें दोनों क्या है, इस पर डिपेंडेंट करता है। तो साथियों आज फिलहाल इतना ही, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम कल देखेंगे और इसी टाइम तक कल का भी जो क्लासेस है अपलोड हो जाएगा। नाइट तक आपका हो सके तो क्या है बायोलॉजी क्लासेस मिल जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपना राय दें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल जो कंटेंट है वो ला करके आपके तक प्रोवाइड करा सकूं। तो थैंक यू।